जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गरुड़ ऑनलाइन पर। जैसा कि हमने पहले कहा था कि जब तक सेना भर्ती की जो लिखित परीक्षा है उसका आयोजन नहीं हो जाता, हम दैनिक रूप से आप सभी को जो है नियमित रूप से पेपर भेजते रहेंगे। और कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपका विश्वास हमें और ये प्रेरणा दे रहा है कि हम इस काम को निरंतर जारी रखें। हमें जो आशा थी वो आशा ये थी कि 31 अक्टूबर को पेपर हो जाएगा, लेकिन किसी भी कारणवश वो पेपर स्थगित कर दिया गया है। लेकिन हम किसी भी दूसरी बात को हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पेपर तो होगा, चाहे वो 15 दिन बाद हो, चाहे 20 दिन बाद हो, चाहे नवंबर 28 को हो, कभी भी हो। हम ये समझते हैं इस बात को कि ये एक तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बेहद ही दुखद सूचना है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ताकि जब भी पेपर होगा उस पेपर के अंदर आप अपनी निपुणता को दिखा सकें और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकें। इसी आशा के साथ में आज का पेपर शुरू करते हैं। आज का पेपर दिनांक 21 तारीख का ये पेपर है और 21 तारीख के पेपर में बहुत सी नई चीज़ें हमारे सामने आने वाली है। तो पेपर से जुड़े रहिए, अपने मित्रों के साथ में इस पेपर को साझा कीजिए। और यदि कोई भी सवाल आप सबसे नहीं हो पा रहा है, आप में से किसी से भी नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप उस सवाल को भेज दीजिए, आपको उसका आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या है। हमारा पहला सवाल है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या है। यहाँ पर सभी संख्याओं की बात है। जो सूत्र यहाँ पर लगेगा वो सूत्र लगता है n+1/2। ये बिल्कुल साधारण सूत्र है, कई किताबों में लिखा हुआ होता है, लेकिन मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो n संख्या यानी 100, n+1 यानी आप इसे लिख सकते हैं 100 में एक जोड़ा बटे में 2, तो 100 गुणे में 101/2। 2 से ये कट गया आपका 50 पार, और आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 50-50 बिल्कुल। लेकिन ये अजीत सर का स्टाइल नहीं है। तो अब आते हैं हमारी स्टाइल पर। तो जब योग की बात आती है, तो कुल की जब सर बात आती है, तो आप कहते हो कि राशियों का जो औसत होता है उसका संख्या से गुणा किया जाता है। तो 1 से 100 तक की जो संख्याओं का औसत है वो कितना होता है? तो 1 से 100 तक की संख्याओं का जो औसत होता है वो एक राशियों पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। आप कहोगे 101/2 50.5। क्लियर? तो औसत है सर 50.5 और इसका संख्या से गुणा कितना हो गया? 100, और आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 50-50। देखने में ये आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन मुझे ये बात इसलिए बतानी पड़ रही है कि कई बार क्या होता है कि ये संख्याएं बिल्कुल सीधी नहीं लिखी हुई आती, यानी 1 से 100 तक अभी बिल्कुल सीधा मामला लिखा हुआ है। यदि कभी ये संख्याएं कुछ इस प्रकार से आ गई कि 23 से 75 तक की संख्याओं का योग निकालिए, या कभी कुछ ऐसा लिखा हुआ आ गया कि 101 से लेकर 199 तक की संख्याओं का योग निकालिए, तो ये जो बात अभी मैंने आपको बताई है ये वहां पर आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। क्लियर दोस्तों? चलें अगले सवाल पर। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। 1 करोड़ बराबर नहीं है। तो 1 करोड़ जब हम लिखते हैं तो 1 करोड़ में हमारे पास में शून्य आते हैं यहाँ पर 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 शून्य आते हैं एक के पीछे, तो बनता है 1 करोड़। हमारा ए ऑप्शन जो है वो है 100 लाख। तो यानी 100 लिखा और पीछे लाख के हिसाब से 5 जीरो और लगा दिए, तो ये तो 7 शून्य हो गए। तो ये तो हमारा ऑप्शन बन रहा है, ये नहीं हो सकता। यदि हम 10 लाख की बात करें तो 10 और लाख 1 2 3 4 5, ये तो 6 शून्य है। सर ये हो सकता है, चलो फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। सर 10,000, तो यदि 10,000 और पीछे फिर 1000 लगाता हूँ, 3 जीरो, तो कुल 7 जीरो हो रहे हैं। तो ये भी सर नहीं होगा, क्योंकि ये 1 करोड़ का मान 15 है।
फिर यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 यानी 1,00,000 लिखा हुआ है और उसके पीछे 100 यानी 2 जीरो और, तो ये भी सर 7 शून्य बन रहे हैं, तो सर ये भी नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन जो है वहां से 1 करोड़ नहीं बन सकता, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का मसप क्या होगा। तो किन्हीं भी दो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उससे बड़ी 3, फिर 5, फिर 7, आप कोई भी दो ले लो, इनके बीच में कोई भी समानता नहीं होगी। तो जब समानता या इनके बीच में कोई भी गुणन समान नहीं है तो हमेशा इनका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। अगला सवाल, 8 संतरों का मूल्य 120 रुपये है। यदि 8 संतरे 120 रुपये के हैं तो एक संतरा 120 बटे में 8 यानी हो गया आपका 15 रुपये का, और 13 संतरों का मूल्य निकालना है तो आपका हो गया 15 गुणे में 13, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 195। तो जीडी में आने वाले ये सवाल हैं, बेसिक सवाल हैं, इनको आप एक बार ध्यान से और देख लेना। अगला सवाल, अल्पतम, अल्पतम यानी छोटी से छोटी, अल्पतम यानी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 4, 6, 15 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों ध्यान से देखना, प्रत्येक से विभाजित हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर 4 का, 6 का और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। आपका 2 से जाएगा 2 बार, ये 3 बार, ये नहीं जाएगा। फिर 2 से जाएगा 1 बार, 3, 15 का 15, फिर 3 से 1 बार, 5 बार, और फिर 5 से वापस जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। एक बार आप कहें तो मैं आपके गुणजों को यहाँ पर थोड़ा सा खोल कर लिख देता हूँ। सर अगर खाली एलसीएम की बात होती तो शायद हम इनका एलसीएम यहाँ पर 60 बोलकर उठ जाते, सवाल को ख़त्म कर देते। लेकिन अब जो बात बोली गई है वो क्या है, वो सर हमसे कहीं ना कहीं एक पूर्ण वर्ग संख्या चाहता है। अब पूर्ण वर्ग संख्या के लिए क्या चाहिए सर, यदि वर्ग संख्या निकालनी है तो आपने बताया हुआ है कि वहाँ पे अंकों का क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। यहाँ पर सर 2 और 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा नहीं है, बना दिया। 5 का जोड़ा भी नहीं है, बना दिया। अब इनके गुणजों के जोड़े बन गए हैं, उनका गुणा कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वह एक वर्ग संख्या होगी, वो भी छोटी से छोटी, जो 4 से, 6 से और 15 से विभाजित होगी। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 25 का यहाँ पर गुणा करेंगे आप, 36 और 25 का गुणा करेंगे तो 5 का 30, 0, 5 तिया 15 और 3 18, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0, 8 2 10 का 0, 1 और 9, यानी वह संख्या आपकी हो जाएगी यहाँ पर 900। क्लियर, पूरा सवाल समझ में आ गया, आंसर सी राइट होगा। अगला सवाल चलते हैं कि एक पुस्तक में 40 तो पृष्ठ हैं, ठीक है, प्रत्येक में 10 पंक्तियां हैं, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 5 शब्द हैं, ठीक है, पूरी पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं। तो 40 पृष्ठ हैं, उसमें 10 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 शब्द हैं। तो 40 का 10 से गुणा 400 और 400 का 5 से गुणा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2000। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। बहुत बढ़िया सवाल आ रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किलो बढ़ जाता है जब उनमें से एक नया व्यक्ति जिसका वजन 65 किलोग्राम है के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। यानी कोई भी 8 व्यक्ति हैं, आप ध्यान से देखना, कोई भी 8 व्यक्ति हैं, उसमें से एक आदमी गया, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा आ गया, तो व्यक्तियों की संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्लियर है। लेकिन जब नया वाला आया तो औसत भार के अंदर 1.5 किलो की वृद्धि लाया। औसत भार का मतलब सभी का भार,
तो 1.5 किलो की वृद्धि यानी 8 का 1.5 से गुना हुआ, यानी नया वाला व्यक्ति जब आया है तो 12 किलो वजन बढ़ चुका है, 12 किलो वजन बढ़ चुका है। तो पहले जो आदमी गया था वो था 65 का, नया वाला आया 12 किलो बढ़ा दिया, यानी 7 और 7। तो नए वाले जो भाई साहब आए हैं वो 77 किलो के हैं, तो आंसर डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। फिर चलें आगे अगले सवाल पर। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। एक विक्रेता है 225 रुपये में एक रेडियो खरीदता है, बिल्कुल, और 15 रुपये उसकी और खर्च हो जाते हैं, तो उसके घर से जो रकम खर्च हो चुकी है वो हो गई है 240 रुपये। फिर ये बोला गया कि उसने 240 की खरीदी और 300 रुपये में बेच दी, यानी लाभ 60 रुपये का कमाया। फिर से हम ये बात कहेंगे कि सर किस पर कमाया, तो हमने कहा कि 240 रुपये के ऊपर 60 रुपये का कमाया। गुणा किससे हो जाएगा यहाँ पर? 100 से, 60 से 4 बार, 4 से 25 बार, यानी 25% का उसने लाभ कमाया। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अगला सवाल। सर सवाल फटाफट हो रहे हैं, तो सवाल फटाफट ही होंगे, किसी भी प्रकार की कोई फालतू बात नहीं करनी है, केवल अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई जारी रखें, मेरा बस आपसे यही कहना है। तो 200 रुपये का 100%, सर आपने बताया हुआ है कि कोई भी संख्या अपने आप का 100%, तो 200 का 200 ही रहेगा। का 80%, का 80%, का 20%, का 20%। सर इसको हल कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, यहाँ के 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 आंसर देके आगे बढ़ जाऊंगा, यानी आंसर इसका होगा 32। फिर अगला सवाल, 170% का मान कितना होता है भैया? 1/100, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 17/10, आंसर कितना लिखोगे? 1.7, तो 1.7 ये वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा। क्लियर? देख लेना, कई बार बच्चे गलत कर लेते हैं। फिर से अगला सवाल, एक कोयले के मूल्य में 20% की कमी हो जाए। मैं आगे का सवाल नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आगे का सवाल पढ़ना ही नहीं है। लिखाया हुआ है फॉर्मूला A/100 प्लस माइनस A गुणे में 100। यदि कमी हो रही है तो घटा देना, वृद्धि हो रही है तो बढ़ा देना। तो 25, 100 माइनस 25 और गुणे में 100, ये भी मुझे लिखना पड़ रहा है आपके लिए, नहीं तो मैं ये भी नहीं लिखता और आंसर आता सीधा। 25 से 75 3 बार, और यहाँ पर सीधा आंसर आएगा 33 सही 1/3%, जो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर आते हैं अगले सवाल पर, मिश्र धन और मूलधन के अंतर को क्या कहते हैं? वैसे तो मिश्र धन और मूलधन के अंतर को ब्याज कहते हैं। वैसे तो राइट आंसर ये होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो यदि मैं ब्याज कमा रहा हूं तो मेरे पैसे पर मैं क्या कमा रहा हूं? लाभ कमा रहा हूं, तो इसका आंसर मैं यहां पर लाभ दूंगा। अगला, कोई राशि धनराशि जो है यानी मूलधन दे नहीं रखा है, दर 12% दे रखी है, ब्याज से कितने वर्षों में यानी समय पूछा है, दुगनी हो जाएगी। वाह बढ़िया सवाल है, यानी 1 रुपये से हो जाएंगे यहाँ पर 2 रुपये, या कहें तो 100 रुपये से हो जाएंगे 200 रुपये, जो आपकी मर्जी हो वो ले दो। तो हम यहाँ कहते हैं कि 100 रुपये से 200 रुपये हो जाएंगे, यानी लाभ हो जाएगा आपको 100 रुपये का, यानी ब्याज हो जाएगा आपका 100 रुपये का। तो ब्याज हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 रुपये का, और मूलधन भी हो जाएगा आपका 100 रुपये का। आपको समय का सूत्र लगाना है, ब्याज गुणे में आपका 100 बटे में आपका मूलधन इनटू में आपका दर। 2 जीरो से 2 जीरो,
यहाँ पर 12 8 छिन्नू और 4 बच गया, ठीक है। तो 8 वर्ष और 4 माह ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? तो 6 दिनों में सेकंडों की संख्या, तो 6 दिन में, 1 घंटे में, सॉरी 6 दिन नहीं है, 6 घंटे हैं, तो 6 घंटों में 60 मिनट और 60 ही सेकंड। ये तो हो गए आपके 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? तो दिन जो होते हैं उनमें 24 घंटे होते हैं और 60 मिनट होते हैं। क्लियर हो गया? 60 से आपका 60 कट गया, 12 से कट गया 2 बार, 12 से कट गया 5 बार, 2 से 6 कट गया आपका 3 बार, और यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 15 दिन। क्लियर? तो सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। 6 घंटों में 60 मिनट के हिसाब से 60 सेकेंड सेकेंडों में बदल दिया। फिर आगे जो क्वेश्चन बोला है कितने दिनों में, कितने दिन, यानी 1 दिन अगर है तो 24 घंटे हैं और उसमें मिनटों की संख्या के बराबर यानी 60 का भाग लगेगा। क्लियर? 15 दिन आपका आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल बहुत मज़ेदार सवाल है कि एक त्रिभुज है और उसकी भुजाओं के मध्य ये अनुपात दिया हुआ है और उसका परिमाप जो है वो 91 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योग, ठीक है ना। अब कौन सा त्रिभुज है ये हमें नहीं पता है, तो हम कहेंगे तीनों भुजाओं का योग हो गया। उनकी सबसे लंबी और सबसे छोटी जो भुजा है उसका अंतर क्या है? क्लियर? कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल में। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको अनुपात जो भिन्न में दे रखे हैं उनको आप यहाँ पर साधारण में बदल दीजिए। तो इसको हम ए भुजा मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी भुजा मान लेते हैं। तो ये हो गया 8 छंग 48, ये हो गया आपका 8 चौक 32 और सी हो गया आपका 6 चौका 24। कोई दिक्कत? 2 से काटे, 2 से काट लेते हैं तो ये 24 बार, ये आपका 16 बार, ये आपका 12 बार। अभी भी कटिंग हो रही है। ये 12 बार, ये 8 बार, ये 6 बार, और कटिंग हो रही है 6 से, 4 से और 3 से। अब नहीं हो रही है। पूरा मैंने बता दिया है। ए बी सी अनुपात हो गया 6 4 3। कोई दिक्कत? परिमाप 91 है, तीनों भुजाओं का योग, तो अनुपातों का भी क्या कर दोगे? योग। तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 बराबर 91 यानी 1 बराबर 7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं आगे। सबसे लंबी भुजा तो 7 छंगा 42, सबसे छोटी 21, दोनों का अंतर 21। ऑप्शन डी राइट। क्लियर? अगला सवाल, यदि f को 6 कहा जाता है, f कितने पे आता है? f तो 6 पर ही आता है। जॉय को 50 कहा जाता है, ई जो यानी j 10 पर, o 15 पर, y 25 पर। 25 और 15 40 और 10 50, यानी कहीं ना कहीं जो अंक हैं उनके योग की बात हो रही है। तो यदि योग में कहते हैं तो o जो है वो हमारा 15 पर, b 2 पर, P Q R S T यानी हमारा R S T S 19 पर, E हमारा 5 पर, P Q R S T R हमारा 18 पर, V हमारा 22 पर और E हमारा कितने पर हो गया? 5 पर। क्लियर? तो यहाँ पर वापस इनको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा आपका 15 2 19 5 18 22 5, 5 और 2 7, 7 और आपका 9 हो गया आपका 16, 16 और 5 हो गया आपका 21, 21 और 8 हो गया 29, 29 2 31, 31 और 5 हो गया आपका 36, 6 3, 3 1 4 1 5 1 6, 6 और 2 8। बहुत सिंपल सवाल, सिंपल जवाब।
86 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आता है कि बी की बहन है ए, तो बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो डी का पुत्र है सी, तो ए का डी के साथ क्या संबंध है, तो ए का डी के साथ क्या संबंध है, सीधा ही आंसर हो गया पुत्री। फिर अगला सवाल कि राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। राजू ने यहाँ से चलना शुरू किया और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जो राजू है वो 2 किलोमीटर चला। वहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। अब यदि राजू यहाँ चल रहा है और पोजीशन जो है वो राजू की कुछ ऐसी है, मतलब इस दिशा में है, अभी यहाँ खड़ा है, और वहाँ से दक्षिणावर्त घूमा तो कितना घूमा, 90, यानी राजू का पहला एंगल जो है वो हो जाएगा सीधा, मतलब ऐसा। ये 45 और 90 घूमते ही राजू हो जाएगा ऐसा। फिर 2 किलोमीटर चल गया, यानी राजू को मैं यहाँ से फिर 2 किलोमीटर ले जाऊँगा, तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा, तो अपनी आरंभिक अवस्था से जो राजू है वो उत्तर दिशा की ओर होगा, यानी आंसर बी जो है वो राइट होने वाला है। चलें आगे। चलिए अब आते हैं अगला सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खिड़कियां, दीवारें, फर्श, नींव, छत, कमरा। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले 4 नंबर की नींव, तो 4 नंबर की नींव यहाँ पर सभी में है। जब 4 नंबर की नींव होगी तो उसके बाद में 2 नंबर की दीवारें शुरू होगी। तो यहाँ 2 नंबर है नहीं, काट दो। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, नहीं है, काट दिया। तो वैसे तो ऑप्शन सामने आ चुका है, लेकिन चेक कर लो। तो 2 नंबर की दीवारें हो गई, बिल्कुल राइट है। 2 नंबर की दीवारों में बनाते समय 1 नंबर की खिड़कियां छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। फिर 5 नंबर की छत होगी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर का फर्श होगा, बिल्कुल ठीक है। और फिर 6 नंबर का कमरा होगा, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट होगा। चलते हैं हमारे आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल क्या कह रहा है कि खुशबू का स्थान एक कक्षा में ऊपर से 8वां है। अगर ऊपर से या आगे से 8वां है तथा नीचे से 28वां है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 8 पर बैठी है चाहे 28 पर बैठी है तो खुशबू यानी एक प्राणी। 8वें पे बैठी है तो पीछे 7 हैं, 28वें पे बैठी है तो पीछे 27 है। तो 27 पीछे बैठे हैं, 7 आगे बैठे हैं, एक खुद, 7 और 7 14 और 1 15 का 5, हासिल की 1, 2 और 1 3, यानी कक्षा में जो बच्चे हैं उनकी संख्या है 35। क्लियर? आप सभी से एक फिर से गुजारिश है कि फालतू की बातों में, फालतू की टंटों में मत पड़िए। परीक्षा होगी, निश्चित रूप से होगी। धैर्य रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपसे कह रहा हूँ, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आप इन चीज़ों में बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या भर्ती कैंसिल हो गई है, क्या मेडिकल वापस से होंगे, क्या ये होगा, क्या ये होगा, खूब दुनिया भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, चाहे मेडिकल वापस हो, क्योंकि ये तो होना ही है, क्योंकि आपकी भर्ती को 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो एक री मेडिकल तो बनता है, एक री मेडिकल होगा, लेकिन परीक्षा ज़रूर होगी, भर्ती रद्द नहीं होगी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अगला टॉपिक, अगला जो पेपर है वो साइंस का शुरू हो रहा है और कल मैं फिर से एक नए पेपर के साथ में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जय हिंद साथियों, आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन साइंस का, वायुमंडल से अपेक्षिक आर्द्रता। वायुमंडल से
अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या पोटेंशियोमीटर से। तो जो अब वायुमंडल से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है वो आपके हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। और जो जल का घनत्व मापा जाता है, ठीक है, जो जल का घनत्व मापा जाता है वो आपके हाइड्रोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में जो समय लगता है वह क्या कहलाता है? तो जो एक पूर्ण दोलन में लगा समय आपके आवर्तकाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवर्तकाल, जिसे बोलते हैं टी, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण का आशय होता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गए कि ऊर्जा का ना तो सर्जन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों के बादल वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? जो बादल वायुमंडल में तैरते आप देखे होंगे वो किस कारण से तैरते हैं? तो उनके जो घनत्व है उस कम घनत्व के कारण वो बादल है जो वायुमंडल में तैरते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिना बुझा हुआ चूना, किसका बोला है? बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? किसका बताना है? बिना बुझा हुआ चूना। अच्छा, ये जो आपके CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये तो क्या होता है? बुझा हुआ चूना होता है। और इसमें से अगर ये पानी में बाहर निकाल दूं, ठीक है, तो पानी बाहर निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा? CaO फॉर्मूला बच जाएगा, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गैसों से संबंधित नियम नहीं है। किसका बोला है? गैस से संबंधित नियम कौन सा नहीं है? तो देखो, बॉयल का नियम गैस से संबंधित है, चार्ल्स का नियम भी है, और जो ये डी ऑप्शन गेल-लुसाक का नियम है ये भी आपके गैस से संबंधित है। जो फेराडे का नियम है वो आपके फिजिक्स में आता है, और यह है जो गैस से संबंधित नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु है। किसका बोला है? पृथ्वी पर जो सबसे कम पाई जाने वाली धातु है उसका नाम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके एस्टेटिन आपके पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु है। अच्छा, लिथियम की बात करें तो सबसे हल्की संक्रमण धातु कौन सी हो जाएगी? लिथियम सबसे हल्की संक्रमण धातु लिथियम होती, ठीक है। जिंक, इन तीनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? गन मेटल बनेगा, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोटोकॉपी की मशीन में, किसकी मशीन में? फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? फोटोकॉपी की मशीन में बोला है कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो वो आपके सेलेनियम प्रयोग किया जाता है। कौन सा? सेलेनियम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ कहीं ऑप्शन में होगा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं है। और प्रकाश संश्लेषण को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो पेड़ पौधों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कुछ बीजीय पौधों में पौधे हैं और उसमें क्या है? बीज पाए जाते हैं, लेकिन वो बीज क्या है? नग्न अवस्था में होते हैं। ऐसे पौधे किस समूह में रखे जाते हैं? ठीक है, तो देखो, जो बीज वाले पौधे होते हैं दो होते हैं। एक तो होता है एंजियोस्पर्म, कौन सा हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। और दूसरे कौन से हो जाएंगे? जिम्नोस्पर्म। जो ये एंजियोस्पर्म है ये आवर्त बीजी पौधे होते हैं, मतलब इनके बीजों के ऊपर आवरण होता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उनको बोलते हैं अनावर्त बीजी। और अनावर्त बीजी का मतलब है कि इनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ आवरण नहीं होता है उसकी बात कर रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। कौन सा हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा और स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? जो पेलाग्रा रोग है और वो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग आपके B3 और स्कर्वी आपको पता है कि जो दांत और जो मसूड़ों में खून आना होता है वो किसकी कमी के कारण? विटामिन C की कमी के कारण होता है। तो पेलाग्रा और स्कर्वी का
राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B3 और विटामिन C की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में, किसमें, नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? क्या बोला है? श्वसन की दर कितनी होती है? एग्जैक्ट अगर पूछे तो 44 बार प्रति मिनट हो जाएगा। कितनी बार? 44 बार प्रति मिनट। लेकिन 44 का यहाँ जिक्र नहीं करके उसने अंतराल में दिया है, तो 30 से 60 वाला ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा कि नवजात शिशुओं में 30 से 60 के बीच में उनकी श्वसन की दर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वृक्क, अस्मरी या फिर जिसे क्या बोल सकते हो, पत्री बोल सकते हो। क्या? पत्री किस रासायनिक पदार्थ से हमारे शरीर में निर्मित होती है? जो हमारे शरीर में पत्री बनती है वो किससे बनती है? कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? तो वो आपके कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, और कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण पत्री बन जाती है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है मतलब किसकी बात कर रहा है कि निम्न में से कौन सी राशि आपके अदिश राशि है? तो देखिए, ये जो विस्थापन है वो तो आपके सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, और जो बल है वो भी क्या है? सदिश राशि है। लेकिन जो आयतन है, क्या है? आयतन। आयतन क्या होता है? किसी भी चीज के अंदर कितना अपन लिक्विड या पदार्थ भर सकते हैं उसे बोलते हैं उसका आयतन, और आयतन एक अदिश राशि होती है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डी हो जाएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कनौज सर, और आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ लेके जीके का पेपर सोल्यूशन के लिए। साथियों, आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, उसके लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं और मेरी टीम आपके साथ में हर समय खड़ी है, तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को देखिए अंत तक और पसंद कीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, अमृतसर शहर के संस्थापक कौन हैं? यानी अमृतसर शहर किसने बसाया था? तो ये बसाते हैं गुरु रामदास जी। ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास ये अमृतसर शहर के संस्थापक है। अगला सवाल देखते हैं, रघुवंश नामक पुस्तक ने लिखी है? तो रघुवंश नामक पुस्तक लिखते हैं कालिदास। ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। इनको भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस और विनय पत्रिका। वाल्मीकि लिखते हैं रामायण। ठीक साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय से संबंधित थे? ये 4 घटना है, इन 4 घटनाओं में से राजा राम मोहन राय किस घटना से संबंधित थे? तो वो थे सती निषेध प्रथा। ऑप्शन नंबर ए, 1829 के अंदर एक कानून बनता है, सती निषेध प्रथा का कानून बनता है 1829 के अंदर। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप को जानते हैं अपन अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका महाद्वीप का एक और नाम है श्वेत महाद्वीप, बर्फीला महाद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं प्यासी भूमि का महाद्वीप, अफ्रीका को बोलते हैं काला या अंध महाद्वीप, और यूरोप को बोलते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को बोलते हैं नई दुनिया का महाद्वीप। ठीक साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है दक्षिणी अमेरिका, इसको बोलते हैं पक्षियों का महाद्वीप। एशिया को बोलते हैं महाद्वीपों का महाद्वीप। अपना सवाल था नई दुनिया का महाद्वीप, ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो साथियों, भूटान का यहाँ पर राष्ट्रीय खेल होगा वो है तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर डी, तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन ये अपने मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। और फुटबॉल तो काफ़ी देशों का है, जैसे अपना ब्राज़ील का ये फेमस गेम है, फ्रांस का भी है, रूस का भी है। काफ़ी देशों का फुटबॉल राष्ट्रीय खेल होता है। ठीक साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो साथियों, पोलो के अंदर 4 प्लेयर खेलते हैं टीम से। ऑप्शन नंबर ए, 4 प्लेयर। ठीक है, वाटर पोलो में खेलते हैं 7 प्लेयर। 7 प्लेयर खेलते हैं वाटर पोलो के अंदर। ठीक साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी उत्सव मनाया जाता है, ये 4 शहरों का नाम है। इन 4 शहरों में हाथी उत्सव किस शहर के अंदर मनाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। जयपुर के अंदर हाथी उत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्यों में आयोजित किया जाता है? तो साथियों, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिहार के अंदर होती है छठ पूजा, और यूपी में आप जानते ही हो प्रसिद्ध कुंभ का मेला लगता है।
ठीक साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो साथियों अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो है पाणिनि की, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। ये संस्कृत का बहुत ही पुराना महाकाव्य है, संस्कृत व्याकरण का, ठीक है। कौटिल्य के अपन जानते ही है, अर्थशास्त्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो साथियों विश्व में हरित क्रांति के जनक है ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है। एक है भारत में हरित क्रांति के जनक एस.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन बी सेरीकल्चर को बोलते हैं रेशम कीट पालन, पीसी कल्चर को बोलते हैं मछली पालन, और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ठीक साथियों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स अपने अमेरिका के, ये रहा डी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के है टाइगर वुड्स, फेमस गोल्फ खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है? नामदफा सनम बेवफा, इस टाइप के नाम मिलता है साथियों, और ये अपना है डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, ठीक साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये मणिपुर में आप जानते ही हो केबुल लामजाओ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, उसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये साथियों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है मणिपुर में, ठीक साथियों। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सवाल हमारी सीरीज का। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुंचता है, यानी जो इंडिया ना, इंडिया में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ आके टकराता है? ये अपने केरल तट पे, ऑप्शन नंबर बी केरल तट पे आके सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून आके यहाँ पे टकराता है। यह था साथियों मेरे द्वारा पेपर सोल्यूशन। अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों।